गुड मॉर्निंग साहिल जी, गुड मॉर्निंग पायल जी, गुड मॉर्निंग रमन जी, गुड मॉर्निंग अजीज जी। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स अ डिलाइट टू लिसन फ्रॉम पीपल। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एवोपोरेशन फिनोमेना के एप्लीकेशंस को देखेंगे। और ये हमारा वाइट स्क्रीन खुल गया। मुस्कान खटकर जी आ गए, डोरेमोन। ये वाइट स्क्रीन खुल गया, जिस वाइट स्क्रीन में आपका टेक्स्ट बुक भी दिखेंगे और मेरा टीचिंग भी दिखेगा, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक में जो कुछ है सब हम कर पाए। तो इसके पहले का अगर आप पेज देखेंगे, जैसे कि पेज नंबर 8, ये तो पेज नंबर 9 है वैसे। अगर आप पेज नंबर 8 देखेंगे अपने बुक का, तो ये हमने कर लिया है। सब्लिमेशन कैसे होता है ना? कैसे अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड फ्यूम्स बन जा रहा है, कौन कौन से सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं, ये हमने देखा है। तो एक पेज पीछे से ही स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये दो तरफा प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस in which a solid, when heated, directly converts into gas, and when cooled, it converts to solid। तो दोनों प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई सॉलिड को अगर हम हीट करें और वो लिक्विड ना बन के सीधा गैस बन जाए, तो इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। और जब कूल करेंगे, ये हीट करने पे बना था, अगर हम कूल करेंगे तो कूल करने पर गैस फिर सॉलिड बन जाता है, इसे भी हम सब्लिमेशन ही कहेंगे। दिस विल ऑल्सो बी सब्लिमेशन ओनली। That means sublimation is a bidirectional process. Sublimation is a bidirectional process. दो तरफा प्रोसेस है ये। जैसे एवोपोरेशन फॉरवर्ड प्रोसेस है और कंडेंसेशन बैकवर्ड प्रोसेस है, तो दोनों प्रोसेस के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन इसमें सब्लिमेशन दोनों को ही कहते हैं, गैस से सॉलिड बन जाना या सॉलिड से गैस बन जाना। तो ऐसा जो है हर एक सब्सटेंस नहीं करता, कुछ एक खास सब्सटेंस करता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस सब्लिमेट करे उसे कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। ये कौन कौन से होते हैं सब्सटेंस? ऐसे जितने भी अमोनिया के सॉल्ट हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड जो कि यहां लिया गया है, या अमोनियम कार्बोनेट, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं,
एनी अमोनियम सॉल्ट या फिर आयोडीन या फिर कैम्फर, कैम्फर जो हम आरती में जलाते हैं, या फिर नैप्थलीन, फिनाइल की गोली जो अलमारी में हम रखते हैं ना अपने स्वेटर्स को ना सड़ाने के लिए, नैप्थलीन। स्वेटर्स और कपड़े जो है ताजा रहते हैं, कीड़े नहीं लगते उसमें। और कुछ दिन के बाद वो छोटा भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है। पहले बड़े बड़े गोलियां होती हैं, फिर बाद में छोटे हो जाते हैं वो गोलियां। क्यों? क्योंकि वो सबलाइम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। इवन की ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। अगर CO2 को हम ठंडा करें तो वो लिक्विड नहीं बनता है, सीधा सॉलिड बन जाता है। और चूंकि सॉलिड CO2 बहुत ठंडा होता है और उसमें वाटर नहीं है, इसलिए उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। ये भी सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस बनना और गैस से सीधा सॉलिड बनना, दोनों प्रोसेस को ही सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, देखो। सॉलिड को फ्यूज किया यानी कि मेल्ट किया तो बना लिक्विड, लिक्विड को एवोपोरेट किया तो बना गैस, और गैस को गैस जो है अगर सॉलिड बन जाए तो उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है। दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड सब्लिमेशन है जिसमें कि गैस सॉलिड बन रहा है, जब सॉलिड वो बनता है तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं डिपोजिट हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ से जो वेपर निकला, वो वेपर देखो इसके वाल में जाकर डिपोजिट हो जा रहा है, इसके वाल में जाकर डिपोजिट हो जा रहा है। एक मिनट है, ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड था यहाँ पे, जब इसको हीट किया गया, एनोटेशन मत करो भाई, तो ये वाल पे डिपोजिट हो गया। यानी कि जो बैकवर्ड सब्लिमेशन है उसको हम डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम डिपोजिशन भी कह सकते हैं। इस डिपोजिशन को हम रोकने के लिए इस सब्लिमेशन सब्लिमेबल सब्सटेंस को कहीं ना कहीं आगे जो एक खुला हुआ छोर है, उस खुला हुआ छोर से ना निकल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉटन प्लग लगाते हैं। ठीक है, एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। तो ये ऊपर एक कॉटन प्लग लगाया गया है, जिस कॉटन प्लग से क्या हो, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो सब्लाइम ना करे, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन भी कह सकते हैं।
तो बैकवर्ड प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन हम इसको डिपोजिशन भी कह सकते हैं, सिंपल वोकैबुलरी है, ठीक है। गैस से सॉलिड का वापस बन जाना, इसको हम डिपोजिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 पे। अगर ये पेज पूरा क्लियर हो गया तो एक बार चैट रूम में लिखो अंडरस्टूड, राइट इन द चैट रूम अंडरस्टूड एवरीवन। प्रिंसी, शीतल, मुस्कान, अजीज, रमन, तमन्ना, पायल, साहिल, एक बार चैट रूम में लिखो अंडरस्टूड। अजीज ने लिख दिया। अब पेज नंबर 9 में चलते हैं। पेज नंबर 9 में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी केल्विन से हमें सेल्सियस निकालना हो तो हम 273.15 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 300 केल्विन, केल्विन में डिग्री लगाते हैं, इसे अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करते हैं, 300.00 और 273.15 को माइनस कर देते हैं, ये रूल है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, दिस विल बी 26.85 डिग्री सी। उसी प्रकार से बी, ए कर लिया हमने, अब बी करेंगे। 573 केल्विन विल बी इक्वल टू डैश डिग्री सी। तो ये जो 0.15 है ना, ये बहुत छोटा टर्म है, इसको हम कभी कभी अवॉइड भी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था इसलिए मैंने लेके किया, सेकेंड टाइम हम 273 लेके करेंगे, तो क्या हो जाएगा 573 माइनस 273 विल बी इक्वल टू 003, ये हो जाएगा 300 डिग्री सी। तो जब भी केल्विन से सी में चेंज करना रहे तो हम माइनस करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें डिग्री सी से केल्विन करना पड़े तो 273 हम ऐड कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कहाँ, एक्सरसाइज में। दूसरा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सी। खुद को म्यूट कर ले। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सी। देखो वाटर 250 डिग्री सी में कैसा रहेगा, सारा का सारा स्टीम में कन्वर्टेड रहेगा, वेपर में, ठीक है। और 100 डिग्री सी में कैसा रहेगा, वेपर भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसा होगा, ठीक है। इसलिए सेकेंड का आंसर एट 250 डिग्री सी कितना होगा, एट 250 डिग्री सी सिर्फ वेपर ही रहेगा, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में होगा। और 100 डिग्री सी में बोथ लिक्विड एंड वेपर के फॉर्म में होगा। उबलता हुआ पानी वेपर भी होगा और लिक्विड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर। जब भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी में है, जब तक मेल्ट ना कर जाएगा तब तक 0 डिग्री सी ही रहेगा टेम्परेचर, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग change of state of matter,
टेम्परेचर डज नॉट चेंज. Because the heat energy is used up in working on the change of state of matter. अगर हीट एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा हो तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हीट एनर्जी अगर यूज हो जाए तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? तो हीट एनर्जी जो होता है वो यूज हो जाता है, किसमें यूज हो जाता है, किस काम में यूज हो जाता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को करने में यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता. टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब कोई काम नहीं हो रहा है और हम हीट दे रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं और सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है. लेकिन अगर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हीट एनर्जी यूज हो जा रहा है. अगर हीट एनर्जी यूज हो जाएगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. एटमॉस्फेरिक गैस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? तो कैसे करते हैं एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई? पहले कलेक्ट करेंगे गैस को. फोर्थ, पहले कलेक्ट करेंगे गैस को एंड फिल्टर करेंगे ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना आ जाए. फिर कंप्रेसर में डाल के कंप्रेस करेंगे. फिर कोल्ड वाटर में कोल्ड करेंगे. ठीक है. और फिर एक्सपेंशन कूलिंग एक प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन कूलिंग. एक्सपेंशन कूलिंग करके कूल करेंगे और फिर ये लिक्विड वाटर बन जाएगा. ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, जिसका हाईलाइट अभी दिया हुआ है बस. ठीक है, अभी जो है सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट दिया हुआ है, डिटेल में हमें पढ़ना है इसको नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. क्वेश्चन है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक. तो इसमें क्या करते हैं हम? स्टेप 1, कलेक्शन एंड फिल्ट्रेशन. गैस को कलेक्शन करेंगे एंड फिल्ट्रेशन करेंगे. कैसे? यूजिंग ए पंप, यूजिंग ए पंप एंड फिल्टर. जैसे एसी में कैसे होता है ना, पंप भी होता है और फिल्टर भी होता है. ठीक है. उसके बाद फिर क्या करते हैं? स्टेप 2, गैस को कंप्रेस करेंगे. कंप्रेशन ऑफ गैस टू रिड्यूस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. फिर क्या करेंगे? स्टेप 2, स्टेप 3, फिर कूलिंग करेंगे यूजिंग आइस कोल्ड वाटर सर्कुलेशन. स्टेप 4, सेपरेट करेंगे किसको? ड्राई आइस को. सेपरेशन ऑफ ड्राई आइस. स्टेप 5, एक्सपेंशन कूलिंग थ्रू ए जेट. एक जेट से गैस को निकालेंगे. जेट मतलब नैरो होल से. उससे क्या होगा? फर्दर कूलिंग हो जाता है और जो भी गैस है सभी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. स्टेप 6,
oxygen, nitrogen and argon all liquefies, सभी लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ये इसका सिंपल स्टेप्स था। This was the answer of the question. You can take a screenshot of this. Now, how does evaporation cause cooling? Evaporation से cooling कैसे होता है? Evaporation से cooling होता है कि नहीं होता है, पहले पता करें। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ evaporation causes cooling. इसमें दो तीन एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल तो अर्दन पॉट का है, मटके का। ठीक है, गिव सम डेली एप्लीकेशंस और डेली यूज ऑफ कूलिंग बाय इवापोरेशन। देखो, पहला तो evaporation of sweat makes us feel cold. evaporation of sweat, जो पसीना निकलता है हमारे बॉडी से, ठीक है, causes cooling। ये क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और सरफेस को कूल करता है। दूसरा, ड्रिंकिंग हॉट टी और मिल्क is easier using a wide bowl than from a narrow cup। अगर तुम्हें गर्म चाय पीने के लिए दिया जाए तो एक कटोरे में पीना ज्यादा आसान होगा, लेकिन कप में गर्मी बहुत देर तक रहेगी, क्योंकि जितना सरफेस बड़ा होगा उतना एवापोरेशन ज्यादा होगा, और जितना एवापोरेशन ज्यादा होगा उतना कूलिंग जल्दी होगा। ठीक है, इट इज बिकॉज wider the surface, more is the evaporation, more is the evaporation, more is the cooling। wider the surface, more the evaporation, and more the evaporation, more is the cooling। more the evaporation, more is the cooling। है ना। तीसरा है डेजर्ट कूलर। the water circulated in desert cooler the water circulated in the desert cooler evaporates due to the fast moving fan। this
cools the air. Due to evaporation of fine drops of water in air. तो जो डेजर्ट कूलर होते हैं ना, जो कूलर कहते हैं हम, जो जिसके अंदर एक मोटर होता है और चारों तरफ घास लगी रहती है ना, ऐसे, और यहाँ पे फैन रहता है एक, ये फैन घूमता रहता है और चारों तरफ घास रहता है ऐसे। फिर यहाँ पे पानी रखते हैं हम, पानी, और इसके अंदर एक मोटर होता है, उस मोटर से पानी को खींचा जाता है ऊपर और सभी वाल्स को भिंगाया जाता है। और जब ये घूमता है तो क्या होता है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में सेंड कर देता है और एयर से हीट लेके वो वाटर ड्रॉपलेट्स एवापोरेट कर जाता है और एयर कूल हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है। फोर्थ एप्लीकेशन इज कूलिंग ऑफ वाटर इन द अर्दन पॉट। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, देखना इसका सरफेस हमेशा भींगा हुआ होता है ना। फोर्थ पॉइंट, कूलिंग ऑफ वाटर इन earthen pot. The surface of the earthen pot has tiny pores from where the water evaporates, resulting to cooling. और जैसे सरफेस से वाटर एवोपोरेट करेगा तो ये जो वाटर एवोपोरेट कर रहा है तो हीट कहाँ से ले रहा है, वो हीट सराउंडिंग से ले रहा है और सराउंडिंग से हीट लेके एवोपोरेट करेगा तो सरफेस कूल हो जाएगा और सरफेस कूल हो जाएगा तो वाटर भी कूल हो जाएगा। दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ एवोपोरेशन। इसके बाद इस चैप्टर का समरी है, हमने क्या क्या पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्पेस कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एवोपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, रेट ऑफ एवोपोरेशन, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग कैसे होता है, लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट क्या होता है, ये हमने देख लिया। ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आएगा क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यू कैन ऑल्सो डू इट एज होमवर्क और डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़िए बार बार, ठीक है, रीड द टेक्स्ट बुक
a number of times and you will have lots of knowledge then. ठीक है, आप relate कर पाएंगे मैंने जो पढ़ाया फिर. So read the textbook a number of times. Bye everyone.